चलिए जी फिजिक्स निकालें। तो मैं अब आता हूं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी इज ऑप्टिक्स। ठीक है, इस ऑप्टिक्स में ना आपको बताया गया था इंडेक्स में, अगर आप देखें नोट्स में तो 3 चैप्टर्स थे। पहला चैप्टर है उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो अब इन चैप्टरों को साथ साथ आप रिवाइज करना। पिछला कोर्स तो अब आपका फिट हो जाना चाहिए अब तक, आई होप हो भी गया होगा। उसको मैंने कराया इसी पेस पे था कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, बट जरा करना तो पड़ेगा यार। बाकी देखो बच्चों, बहाने लगाने हैं तो 100 है। मेरे पे इल्जाम डालना है तो डाल दो यार, माँ बाप पे डालना है डाल दो, दुनिया पे, हालात पे, ऐसा था वैसा था, यूं नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नुकसान हमें कोई नहीं होना भाई, इसीलिए तो टेंशन नहीं होती। टेंशन इस बात की होती है कि आप लाइफ में अच्छा करें, तो उसके लिए आप साथ मेहनत कर रहे हैं। बाकी दुनिया खुश नहीं होती, मैंने देखा है ना, ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी का। जो बेहतर इंसान होते हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं, जाहिर है, हर चीज को देखते हैं, उनको समझ होती है। बार अब बात यह है कि अब टाइम जो है ना आपके पास कैलकुलेटेड और बहुत अच्छा है अभी भी, इसको आप फुल ऑफ आराम से कर सकते हैं। जी लास्ट वर्क सीआरओ था। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यार बच्चों अब ये चैप्टर ना खुद इमेजिन करो, ये 9th लेवल के, 8th में पढ़े थे ये। ठीक है, तो अब आप हो फाइनल ईयर में, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा इसका? नहायत इजी चैप्टर्स है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जी सबसे पहली कहानी जो आपने देखनी है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला हेडिंग आप लिखोगे, जरा देखिए। अब इसमें देखना, आपको बातें सारी मैं करवा चुका हूं, सिर्फ अब इसमें थोड़ा देखने की जरूरत है। देखिए बच्चों, लाइट के बारे में बेसिक बातें, लाइट के बारे में कुछ बेसिक्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको मालूम है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जरा देखते जाना, बातें आपको आधी पहले से की हुई लगेंगी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब इस वैल्यू का मतलब यह है कि 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर्स पर सेकेंड। तब देखो ये वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अगर मैं इन इसको चेंज करूं आसान लफ्जों में, वैसे तो ये वैल्यू याद रखना, मीटर्स पर सेकंड ऐसा यूनिट्स भी है, लेकिन आसान लफ्जों में ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बनते हैं। यानी यही वैल्यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये बनती है। तो इस हिसाब से लाइट जो है इस यूनिवर्स की, लाइट जो है इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। तो लाइट इस कायनात की सबसे फास्टेस्ट चीज है। लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। तो ये वीडियोस अपनी प्लीज बंद कर दें, वरना फिर रिमूवल ही एक ऑप्शन है, मैं वही कर सकता हूं जी। थैंक यू। तो अब देखिए जरा सारे, सुनो। तो लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, यानी देखो ये लाइट जो है ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, फिर अब एक चीज याद रखिए कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइट जो है वो हमेशा
स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। तो लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। जी, एंजल्स आर फास्टर देन लाइट, बट एंजल्स एक तो हमने देखे नहीं, दूसरा एंजल्स भी कुरान में है कि वो भी लाइट ही है, लाइट से पैदा किया गया है, नूर लाइट को कहते हैं ना, तो उन्हें लाइट से पैदा किया गया है, इसीलिए दे आर ऑल्सो द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, जी जी बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट। खैर जी, फिलहाल तक तो ये बात ऐसी है। अब आगे नेक्स्ट चलो। अच्छा बच्चों, जरा आप कोशिश करना, ये अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो तो ये ले लो यार, ये फिर जो छापने वाला काम है ना, ये बड़ा टाइम लेता है। स्क्रीनशॉट्स बच्चों काइंडली सब लोग ना ले लें यार, इसको फिर बाद में बेशक हटा देना, अपने नोट्स वगैरह लिख के तो हटा देना यार। ये वीडियो भाई बंद कर दो, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं इससे। आपको आउटसाइडर लग रहे हैं, प्लीज जरा बंद कर दें इसको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आओ बच्चों। ये अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे आप लोग आ जाइए। सबसे पहले ये रे, यानी उर्दू में ना इसे हम किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट, रोशनी की किरण। रे का मतलब क्या होता है? रिमेंबर, इट इज द पाथ, इट इज द पाथवे फॉलोड बाय लाइट, इट इज द पाथवे फॉलोड बाय लाइट। तो रे ऑफ लाइट कहते हैं रोशनी की किरण को, ठीक है जी। और इसका मतलब होता है, जी मैंने कर दिया जी, अभी वो बल्कि आया नहीं उसमें, रिक्वेस्ट नहीं आई उसकी। तो कोई क्लास में होना चाहे तो जरा आप भी बता सकते। चलिए जी, तो बच्चों अब आ जाते हैं। तो रे जो है, इट इज द पाथवे फॉलोड बाय लाइट, दैट्स कॉल्ड रे। और बच्चों डायग्रामेटिकली रे को बिल्कुल वेक्टर की तरह एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कि देखिए जिस लाइन के अलोंग रोशनी ट्रेवल करेगी उसे रे कहते हैं। तो दिस इज द रे। रे को एक डायग्राम, एक लाइन विद एन एरो की फॉर्म में शो करते हैं, जो इसकी डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। साथ पूछना उससे आ गया वो, एक सेकंड अभी। जी, आप जरा देखिए कि रे क्या चीज है, ये बात समझ में आई सबको? तो रे इज बेसिकली द पाथवे फॉलोड बाय लाइट। तो आज से लाइट की रे दिखाना हो तो ऐसे एक लाइन विद एन एरो, ये रे का एक साइन होगा। अब देखिए व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट। ये बीम क्या चीज होती है, ठीक है जी। बीम कुछ पता है किसे कहते हैं? सिपाही वीडियो बंद कर दो यार। जी, ज्यादा रेज इकट्ठी हो जाता, बिल्कुल। यार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बाद में ना अभी समझ लो, साथ साथ जो लिख सकते हो बाद में नोट्स कंप्लीट कर लेना, उसी बहाने रिवाइज भी हो जाएंगे। चलें, करूं आगे चलूं? अब आ जाओ जरा, ये बीम क्या है? बीम, इट इज द बंडल ऑफ रेज।
देखिए बंडल ऑफ रेज जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं? उसे हम बीम कहते हैं। बंडल ऑफ रेज को हम बीम कहते हैं। छपा, ये वीडियो बंद होगी यार, या मैं फिर रिमूव कर दूंगी, क्योंकि दूसरा ही बच्चा है, मेरा ख्याल है अपना नहीं। देखिए वैसे कितना एक फर्क है, मैं कई दफा सोचता हूँ कि असूलन इट्स नॉट द, इस माशरे में आजकल ये जरूरी नहीं है कि आप टीचर हैं तो सब आपकी इज्जत करें। जो आपका अपना शागिर्द है ना, उसमें और बाहर वाले में बड़ा फर्क होता है। ये मुझे अब फील हो रहा है, दिस ऑनलाइन क्लास इज टीचिंग मी समथिंग, कि बाहर वाला बच्चे का ना आपके साथ ये इधर कमेंट करने का स्टाइल, जनाब उसको लगता है जैसे कोई मुलाजिम बैठा हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसमें हम इसलिए माइंड भी नहीं करते। लेकिन जो अपना शागिर्द है माशाल्लाह, इसलिए भी दिल में बड़ी कदर है। इसलिए आपको कहता होता था ना कि यार, हालांकि मैं सबको साझा ही समझता हूँ, जैसे शागिर्द सबके शागिर्द होते हैं, लेकिन ये है कि थैंक यू यार, सबका बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट यू पीपल गिव। अल्लाह आपको इसका अजर दे। तो मैं तो बहुत दिल से आपकी कदर करता हूँ, इसीलिए ये और मुझे कदर आ रही है आजकल। जैसे ना कई दो बच्चे बाहर वाले, बेचारा कोई ना कोई आ जाता है सर। जी शाहिर, बहुत शुक्रिया आपका फॉर द, बहुत शुक्रिया शाहिर, थैंक यू। ये एक बच्चा है जी शाहिर, ऑल्दो इज एन आउटसाइडर, बट ये कह रहा है सर कि आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड द वे यू टीच इज अ काइंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन स्कूल। जी बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा था कि वैसे एक ऑब्जर्वेशन देखने में आई है ना कि चंद बच्चे, वो खैर मुझे लगता है वो सबके साथ ही ऐसा करते होंगे, तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब जरा बच्चों देखिए, बीम है बंडल ऑफ रेज, यानी देखिए बच्चों, अगर एक से ज्यादा रे, ऐसे एक से ज्यादा रेज इकट्ठी हो जाए, तो देन इट बिकम्स अ बीम। जैसे बीम की डेली लाइफ मिसाल क्या है? टॉर्च जब आप ऑन करते हो, तो उसमें से एक रे निकलती है या बहुत सारी? बहुत सारी निकलती है ना। नहीं, टॉर्च जब आप ऑन करते हो तो देखो ना, उसकी वो लाइट पूरी फैली हुई क्यों एक आपको दिखाती है? वो बीम, एक रे तो बहुत पतली सी, लेजर लाइट से भी पतली। आपको पता है एक लेजर लाइट में इतनी ज्यादा रेज होती है। तो कोई भी बल्ब है, उससे जो बंडल ऑफ रेज निकल रही हैं, वो बल्ब पूरा बीम फेंक रहा है। गाड़ियों की हेडलाइट्स देखिए आपने, हेडलाइट एक रे फेंक रही है या पूरी बीम? बताओ। वो पूरी बीम फेंक रही है ना, क्योंकि बहुत सारी रेज उसमें होती हैं गाड़ी के हेडलाइट्स में। अच्छा बच्चों, तो टाइप्स ऑफ बीम्स क्या क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ बीम्स आपने अब जरा माइंड में रखनी है। पहली बीम है जिसे हम कहते हैं पैरेलल बीम। एक होती है पैरेलल बीम। व्हाट इज अ पैरेलल बीम? देखिए पैरेलल बीम कहते हैं जब लाइट रेज एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल। फरीन, आप पूछना चाह रही थी कुछ, कोई हेल्प का मुझे पता नहीं लगा, बताइएगा जरा। पैरेलल बीम कहते हैं जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हों, इसको पैरेलल बीम कहते हैं। एक होती है कन्वर्जिंग बीम। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा वोकैब्युलरी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। व्हाट इज अ कन्वर्जिंग बीम? व्हाट इज अ कन्वर्जिंग बीम? कन्वर्जिंग बीम का मतलब है कि लाइट रेज ऐसे आके एक पॉइंट पे क्या कर जाए? कन्वर्ज कर जाए। एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करें, ऐसे स्पॉट ऑन। इसे कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, ठीक। कन्वर्ज का मतलब जानते हो ना, कि जो एक पॉइंट पे आके फोकस करे। कोई डेली लाइफ मिसाल है दिमाग में जो कन्वर्जिंग बीम की हो? जी,
more than one rays they become a beam. देखो बच्चों, कन्वर्जिंग बीम के आगे हम जाके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये जो आय की मिसाल आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ये कन्वर्जिंग बीम की एग्जांपल इस तरह से है कि हमारी आंख में जो बीम एंटर होती है वो जाके पीछे कन्वर्ज करती है, हम देखेंगे लेंसेज में। इसी तरह आप वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हो, देखा आपने कि धूप से वो जो लाइट रेज आती है और मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हो और वो कागज जलाने वाला एक्सपेरिमेंट कुछ याद है बच्चों को? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने इन कर दिया जी सबको। क्वेश्चन मेरा ये था, चलिए इसको हम आगे करेंगे। कन्वर्जिंग बीम का मतलब है जब लाइट रेज सारी एक पॉइंट पे फोकस करें। देखो लाइट रेज के एरोज एक पॉइंट पे आके फोकस कर रहे हैं, इसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। फिर एक और टाइप की बीम होती है, जी जी, फायर तो भी, वो भी तो रोशनी ही देता है ना, तो फायर। अच्छा जी, तीसरी चीज इज अ डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम किसे कहेंगे? लफ्ज डाइवर्जिंग का क्या मतलब है? ये सवाल बच्चे मुझे सुभान नहीं समझ आ रहा आपका। सर बीम को, बीम तो कंस्ट्रक्शन के घरों में, वो बीम और चीज है भाई। सही कह रहे हो, वो बीम होता है वो जो पिलर, तो खड़ी चीज को कहते हैं ना, बीम लेटी हुई को भी बोलते हैं, वो बीम और चीज है। ये बीम लाइट की बीम है, इसलिए इसे बीम ऑफ लाइट कह रहे हैं। ये लीजिए, तो डाइवर्जिंग किसे कहेंगे? ये सेक्शन बहुत आसान है बच्चों, अभी देखना हो जाएगा एंड आपको इजी लगेगा। हो गया, चलिए अब बच्चों आइए नेक्स्ट उस पे, डाइवर्जिंग बीम क्या होती है? डाइवर्जिंग कहते हैं जब लाइट रेज फैलना शुरू कर दें। सी, डाइवर्जिंग का मतलब है कि वो एक पॉइंट से निकल के ऐसे स्प्रेड करें। जरा बताइए, एक पॉइंट से निकल के ऐसे स्प्रेड करना इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग बीम। तो डाइवर्ज करना यानी फैलना, डाइवर्ज करना यानी फैलना। व्हाट इज एन इजी एग्जांपल ऑफ अ डाइवर्जिंग बीम? ये जो टॉर्च है, आपने देखा ना, टॉर्च से मिसाल अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च से ऐसी लाइट रेज निकलती है ना, यूं फैल रही होती है रेज। या जो बल्ब है या जो गाड़ी की हेडलाइट है, देखा है आपने, हेडलाइट्स भी पूरी गली को ऐसे रोशन रोड को करती जाती है। हेडलाइट्स ऑफ द कार आल्सो प्रोड्यूस। यहां तक क्लियर है बच्चों सब? अब एक डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हो ना। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मुराद बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking the after striking the surface of an object। ठीक है जी, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है शाइनी होना चाहिए, यूं लिख लो, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ शाइनी ऑब्जेक्ट या मिरर। शाइनी ऑब्जेक्ट बेसिकली मिरर को कहते हैं। अभी आते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ मिरर। तो काइंडली यार स्क्रीनशॉट्स ले लें बेशक, ये थोड़ा सा टाइम बड़ा जाया करोगे फिर अगर इस तरह होता है। हो गया?
जी जी। तो इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ मिरर। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। जी जी, मैं आ रहा हूं इस बात पे। अब देखो, इस बात को अगर मैं डेफिनेशन वाइज करूं बच्चों, आज के बाद एक बात जरा सुन लो सारे। ये जो सरफेस आप देख रहे हो इसे मिरर कहेंगे। देखो यानी ये शीशा यूं लेटा हुआ है ऐसे करके। जैसे अब आपको मैं यूं दिखा देता हूं, देखो ये मिसाल के तौर पे ये शीशे की फ्रंट सरफेस है, ठीक है, ये फ्रंटल सरफेस है जिसमें आप अपना मुंह देख सकते हो मिसाल। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं, अगर मैं इसी शीशे की सरफेस को अब यूं रख दूं साइड वाइज, तो आप देख रहे हो शीशे का ये जो ब्लेड दिखेगा आपको, साइड ब्लेड, समझ रहे हो? तो ये इसकी सरफेस अब इधर है, लेकिन ये उसका जो साइड ब्लेड है, ठीक है, ये साइड ब्लेड को, सुने, ये है वो सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूं, दिस इज द सरफेस ऑफ दिस मिरर, ठीक है, ये उस मिरर की सरफेस है। अब होगा क्या, जरा देखिए, होगा ये कि यहां से ये जो लाइट रेज गिरा रहा हूं मैं, सी, ये लाइट रेज आके इस सरफेस ऑफ द मिरर पे आके हिट कर रही है। और क्या ये इस मिरर, ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं ना, ये वो मिरर का साइड ब्लेड है, समझ रहे हो? यानी इस वक्त बच्चों मिरर ना यूं करके नहीं लेटा हुआ ऐसे, बल्कि मैंने इसको यूं यूं खड़ा किया हुआ। ये जो इसका साइड व्यू है, देख रहे हो ये वाला, ये लाइन मैं वो दिखा रहा हूं, और ये मिरर के अंदर की दुनिया। शेड सेट करो जी, मैंने सबको कर दिया रहा है। अरे इसकी वो आ नहीं रही, जैन बच्चे वीडियो बंद करो जी। अच्छा अब देखिए सब लोग, तो ये आपके पास सरफेस ऑफ अ मिरर है, और ये लाइट रेज ऐसे करके आ रही है। मेरा सवाल ये है, सुनो, कि लाइट रेज ऐसे करके आ रही है ऐसे, जरा गौर से देखिए, ये लाइट रेज आ रही है। अब व्हाट डू यू थिंक, ये टकरा के वापस मिरर की सरफेस से बाउंस बैक करेगी रोशनी, या ये मिरर के अंदर चली जाएगी? बिल्कुल, ये लाइट रेज ऐसे टकरा के बच्चों वापस बाउंस बैक करेंगे। एरोज देखो अवे बना रहा हूं। अब यही देखो, बात सुनो, लाइट रेज का आके मिरर की सरफेस से बाउंस बैक करना, इसी फिनोमेना को तो क्या बोल रहे हैं? इसी को तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जा रहा है। अब डेफिनेशन समझो, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑब्जेक्ट, यानी मिरर। अच्छा एक बात बताओ, नहीं नहीं, ये 90 के एंगल पे फास्ट बाउंस नहीं करती, बताता हूँ भी। देखिए ये क्यों होती है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ओपेक है, ये लाइट को अपने अंदर नहीं गुजरने देता, तो फिर लाइट ने बाउंस बैक ही करना है ना। दीना आपके सवाल के, व्हाई डू दे डू दिस? बिकॉज अब ये ऐसी मिरर ऐसी सरफेस है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो फिर एक ही ऑप्शन है, क्या करेगी बोलो? बाउंस बैक ही करेगी। दूसरी चीज, ये लाइट रेस का आके इधर से बाउंस करके वापस जाना, इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ मिरर। अच्छा हमें लगता है कि मिरर शायद सिर्फ इस शीशे को कहते हैं, ठीक है, वो भी है। मिरर और क्या क्या डेली लाइफ मिसाल मिरर हो सकती है, बता सकते हैं जल्दी से? मिरर और क्या क्या हो सकती है? पानी की सरफेस, बिल्कुल सही है। बच्चों क्या आपको पानी की सरफेस पे अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है? यार आज से जिस चीज पे अपना रिफ्लेक्शन दिखे वो कौन है? वो मिरर है। तो मिरर खाली शीशे को नहीं साइंस में कहते, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, शाइनी सरफेस जिसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखे, वो है बिल्कुल पानी की सरफेस। ये गाड़ी की मेटालिक बॉडी पे भी रिफ्लेक्शन दिखता है ना, ये भी मिरर है। ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट, उसमें दिन के वक्त आपने देखा है बाहर से नजर आता है, अंदर भी और अपना आप भी, तो वो ग्लास भी है और मिरर के तौर पर भी एक्ट कर रहा है।
जिस चीज में, मकसद कहने का ये है कि आपको मिरर दिख, जिस चीज में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखे उसे हम मिरर कह सकते हैं। तो मिरर की इधर डेफिनेशन भी लिख लें। मिरर कहते हैं एनी शाइनी पॉलिश्ड सरफेस in which we can see our reflection is called mirror। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं, ये सब आंसर सही दे रहे हो। स्टील बॉडीज जितनी भी हैं, गाड़ी की मेटालिक बॉडी, ठीक है जी। टर्न कर दूं पेज जी, कोई है तो नहीं? तो एनी शाइनी पॉलिश्ड सरफेस इन विच वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सुनो, उस लाइट को नहीं कहते, रिफ्लेक्शन लाइट के उस बाउंसिंग बैक करने को कहते हैं। लाइट रेस का मिरर की सरफेस से वापस बाउंस बैक करना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बच्चों याद रखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी होती है। देखो इस सेक्शन के ना सिर्फ पहले चैप्टर पे थोड़ा सा वक्त लगता है, बिकॉज ये आपको, तो इस वीकेंड तक इंशाल्लाह आपका संडे तक ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही होपफुली मैं वेव स्टार्ट कर दूंगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या चीज है? सुनो, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये दो तरह की रिफ्लेक्शन है। देखो ये अब अगेन मिरर की सरफेस है, ये मिरर की सरफेस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट रेज अगर पैरेलल फेंकें, देखिए ये एक पैरेलल बीम है और ये बीम टकरा के वापस बाउंस बैक कर गई। प्रीवियस पेज दिखाऊं? बच्चों आप लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट वाला कर सकते हो यार, थोड़ा सा वक्त बच जाएगा मेरे लिए, बहुत टाइम लगेगा, जल्दी कीजिएगा प्लीज। वैसे आप लोग स्टार्ट में नहीं ले लेते हो, जब पेज कंप्लीट हो जाता है, व्हाई डोंट यू टेक अ स्क्रीनशॉट उसी वक्त? मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स ले लें, मतलब जब मैं एक लाइन लिखता हूं तब की लेवल अलग, फिर जब दूसरी लाइन तब, इस तरह चल लो, ताकि बाद में आपको पास कॉपी करने के लिए नोट्स हों। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं जब लाइट रेज ऐसे आ रही हो और टकरा के वापस ऐसे ही जाएं। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराने के बाद, बाउंस बैक करने के बाद भी पैरेलल ही रहे, तो उस रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ, सॉरी ऐसे लिखो, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, if a parallel beam of light remains parallel, if a parallel beam of light remains parallel after striking the surface of the mirror, so this is called regular reflection। ठीक है? तो अगर एक parallel beam of light remains parallel after striking the surface of a mirror, तो this is called regular reflection। ठीक है जी, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यार बच्चों ये क्लास से बाहर क्यों हो रहे हैं ये चंद बच्चे? व्हाई डू दे लीव द क्लास? लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं यार? ये विंडोज का बटन दबा के, वो जो इधर आता है PRTSC वाला बटन,
प्रिंट स्क्रीन वाला, या स्निपिंग टूल से भी हो सकता है। ये किसी दोस्त यार से सीख लेना ना। अच्छा बच्चों, और दूसरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? जरा सुनो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? या फोन से कहते हैं, पिक्चर्स ले लें जी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तो वो है कि अगर पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही रहे। देखो ये पैरेलल बीम आई, टकरा के वापस भी पैरेलल ही है बीम। इस तरह की रिफ्लेक्शन को, इस तरह के बाउंस बैक को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब सुनो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है मिरर जब अनइवन हो, जैसे पानी की सरफेस नहीं है। अगर आप इस पे बच्चों देखिए, अगर आप इस पे एक पैरेलल बीम भेजें तो ये बीम टकराने के बाद इसकी कोई रे ऐसे, कोई रे इस तरफ, कोई रे इस तरफ जाएगी। यानी अगर पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ना रहे, इधर उधर निकल जाए, तो वो कैसी रिफ्लेक्शन है? इरेगुलर। तो आप इसकी डेफिनेशन तो खुद भी बना सकते हो ना, कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो बस इसी डेफिनेशन में डज नॉट रिमेन पैरेलल का लफ्ज डाल। वैसे ये बातें सिर्फ समझने के लिए, ये पूछता पाछता इतना नहीं है, ठीक है। हो गया जी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है जब पैरेलल बीम टकराने के बाद भी पैरेलल रहे। इरेगुलर है जब पैरेलल बीम टकराने के बाद पैरेलल ना हो, इधर उधर निकल जाए, उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जी आप ही बताता हूं आगे। अब देखो बच्चों, ये जो आप सुनो, रेगुलर रिफ्लेक्शन की रोजमर्रा मिसाल क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेली लाइफ एग्जांपल बता सकते हो? जल्दी बोलो, क्या होगी जी डेली लाइफ एग्जांपल? जो शीशा आप देखते हो, बिल्कुल सही है, जो शीशा आप देखते हो। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डेली लाइफ मिसाल क्या है? पानी की सरफेस, आपने देखा पानी की सरफेस पे हमें, या ब्रोकन मिरर जो है उस पे हमें अपना इमेज जो है वो ऐसे डिफॉर्म होता हुआ दिखता है। पानी हिलता है तो इमेज भी डिफॉर्म होता जाता है, लेकिन जो शीशा है उस पे बिल्कुल क्लियर। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की मिसाल आपके वॉशरूम में लगा हुआ शीशा है, उसमें क्लियर इमेज दिखता है। और इरेगुलर की, जैसे पानी की सरफेस कह लो, कार की बॉडी जो है वो, उस पे जो इमेज दिखता है, स्टील की बॉडी पे, स्पून पे, वो जो रोडों पे आपने देखा कर्व मिरर्स लगी होती हैं, वो जो डेड एंड दिखाने के लिए, वो भी एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन की मिसाल है। तो ये है जी रिफ्लेक्शन की बेसिक टाइप्स। बच्चों ये तो इस चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन था। जरा अब आ जाइए कि बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस कुछ और इसमें जो लफ्ज आपने यूज करने हैं, मैं उनकी तरफ अब आता हूं। जी, weird mirrors which deform the stuff, वो irregular रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही है। यानी सीधी बात है, जिधर आपको अपना इमेज बिल्कुल सही दिखे ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है उस मिरर में, और जहां पे आपको अपना इमेज छोटा बड़ा डिफॉर्म दिखे, वो इरेगुलर है। बच्चों नाउ लेट्स गेट टू द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। देखिए, ये वही मिरर की सरफेस, मैंने सपोज ऐसे ग्राउंड पे, आप समझ रहे हो ना ये मैंने कौन सा व्यू दिखाया? देखो अब इस वक्त ऐसे पड़ा हो तो ये मिरर की फ्लैट सरफेस है, इसमें यू कैन सी योर फेस। बट इफ आई लिफ्ट इट लाइक दिस, तो अब ये उसकी वो सरफेस है। अब इसके सामने यहाँ कोई बंदा खड़ा है जिसको इसमें इमेज अपना दिखेगा, बट मैं उसका ये साइड ब्लेड दिखा रहा हूँ। वो मिरर का साइड ब्लेड देखा आपने? इरेगुलर की डेफिनेशन छोड़ो यार, समझ लो सिर्फ उसी डेफिनेशन, रेगुलर डेफिनेशन में ही आपने सिर्फ लफ्ज ऐड करना है कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल, दैट्स इरेगुलर। फैन समझ आया?
जी अहमद, ये एक सैड रियलिटी है दुनिया की, बट ऐसा ही होता है। तो आप खुद पे एतमाद ज्यादा रखें। दुनिया तो आपको कहेगी कि आप नालायक हैं। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस पे। ये देखिए, ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर है और हम क्या करने जा रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस आपने समझनी है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइट रे, ये एक लाइट की रे है। जी जी सुभान, वो मैसेज अभी हमने व्हाट्सएप पे सबको भेजा है एकेडमी शिफ्ट होने का, लेकिन अभी नहीं। उसमें जरा गौर से पढ़ो ना, हमने लिखा है फॉर नाउ वी आर स्टिल लोकेटेड इन फेज 4। तो वो जब होगा तो पता लग जाएगा। अभी तो ऑनलाइन क्लासें ही चलनी है। तो बच्चों आप देखिए, जी जी मैंने ओपन रखा हुआ है रिदा, उससे क्या ओपन है। अब बच्चों एक बात बताना, जो लाइट रे का एरो टुवर्ड्स द मिरर लगा हो, यानी जो लाइट रे टुवर्ड्स द मिरर आ रही है, मुझे बताएं, जो लाइट रे टुवर्ड्स द मिरर आ रही है, उस लाइट रे को क्या कहते हैं? बोलो, कुछ पता है किसी को? जी, इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब इंसिडेंट रे की डेफिनेशन पूछता है अक्सर, ये आनी चाहिए। तो ये हम क्या बोलेंगे? इट इज द लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर? बोलो, टुवर्ड्स द मिरर। तो इट इज द लाइट रे, इंसिडेंट रे क्या है? इट इज द रे विच इज डायरेक्टेड, which is directed towards the mirror. इंसिडेंट रे कहते हैं उस लाइट रे को बच्चों विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर। क्यों भैया, समझ में आया? इट इज द लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर। क्यों जी? वो लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर, द लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर। टुवर्ड्स का लफ्ज अहम है। अच्छा, अब मुझे बताइए, सुनना आप जरा गौर से, एवरीबडी जरा गौर से देखो बच्चों। देखो, ये मिरर की सरफेस है ना, ये लाइट रे जिस जगह पे जाके हिट करती है, ये लाइट रे जिस नुक्ते पे मिरर को हिट करेगी, उस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, it is the point at which, it is the point at which the light strikes the surface of a mirror। ठीक है जी। क्यों अफवाह नहीं लगाना चाहिए? अब ये बातें नहीं पता होंगी तो फिर सवाल कैसे करेंगे आगे? ये सब डेफिनेशन पूछता है बच्चों, बेसिक्स पे टाइम तो लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? अच्छा जी, ये लिखे जल्दी से, मिरर बोल दें तो सही है। तो लिखे बच्चों ये सब कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब गौर करो भैया, ये आगे जो सवाल करोगे उसमें ये सब बातें यूज होंगी। ये मैं पास पेपर क्वेश्चन ही तो कर रहा हूं, हर हेडिंग एक पास पेपर सवाल है। अब जरा देखो, इसी तरह से गौर से देखना बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं कि देखिए, इस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन सी यूं बना रहा हूं। इस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो इस तरफ भी देखो 90 का एंगल बने और इस तरफ भी 90 का एंगल बने, इस लाइन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्मल।
ये वो नॉर्मल एबनॉर्मल वाला नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कहते हैं 90 डिग्रीज को। मैथमेटिक्स में ना नॉर्मल उस लाइन को कहते हैं जो मिरर के साथ 90 का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर टू द मिरर हो। तो बेसिकली ये डॉटेड इसलिए है कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट हम एक इमेजिनरी लाइन सोच रहे हैं। सी इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and is perpendicular to the surface of the what? Mirror. इसे नॉर्मल कहते हैं। पेज पलटू जी डेफिनेशन नॉर्मल की लिखने के लिए। नॉर्मल की डेफिनेशन को बच्चों अंडरस्टैंड करो तो आपको ये लफ्ज याद रहेंगे। देखिए नॉर्मल किसे कह रहे हैं, हम नॉर्मल कहते हैं, इधर देखो, अब देखो ये बातें जो आपको आसान लग रही है ना, इट इज बिकॉज आपकी बुनियाद पे टाइम लगाया गया है। मुझे इस न्यू बैच में एक बच्चे ने उस दिन कहा कि सर वो हमारे डायरेक्ट सीनियर बैच यानी आप में से ही किसी से उसने डिस्कस किया होगा, तो मतलब यू गेव देम अ फीडबैक व्हिच इज ओके, आई ट्रूली रिस्पेक्ट इट, कि नहीं यार सर ने वो शुरू में ना बहुत टाइम बेसिक्स पे बहुत वक्त लगाया तो इतना रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है, ये बात सही हो सकती है, मे बी आपकी दिमाग की पेस थोड़ी तेज हो, बट हर बच्चा ऐसा नहीं होता बच्चों। मुझे वास्ट मेजोरिटी को देखना पड़ता है। मेरे पास बेचारे आते हैं वो उस हालत में कि साल पाक से इस्लामियत का गैप होता है, तो जाहिर है उनको वो कराना थोड़ा सा स्लो पेस पे एक एक चीज समझा के, तो आपकी इसीलिए बेहतरी आई है, आपको फील नहीं हो रहा। लेकिन ये बंदा तब रियलाइज करता है ना जब अगले साल ए में कोई बेस कराए बगैर आगे निकल जाएगा, फिर याद आएगा यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि पहले पिछली चीज का वो करवाया जाए देन। तो इसलिए बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस, देन यू कैन बिल्ड अपॉन इट। तो इसके बावजूद देखिए ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो स्कूल्स के पास 4 साल थे, भैया मेरे पास तो 4 साल अल्लाह करे हो जाए तो फिर तो मसला ही खत्म। मैं आपको ना होमवर्क दूं ना कुछ, एकदम क्लास में फिट फाट कर दूं, बट मजबूरी है थोड़ा सा। आप लोग ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखते हो ना कि चीजों का टाइम लगता है इन चीजों को समझने में, तो अच्छा हो जाएगा जी। हाँ सॉरी, नॉर्मल तो, हाँ नॉर्मल की डेफिनेशन देखिए जी बच्चों। नॉर्मल, एक सेकंड दोबारा सुनो, नॉर्मल किसको कहते हैं? इट इज एन इमेजिनरी लाइन which is passing through the point of incidence and is perpendicular to ये नॉर्मल देखो ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर है कि नहीं जी? वहां ऐसे ही है बिल्कुल। तो नॉर्मल कहते हैं इट इज द इमेजिनरी लाइन, इट इज द इमेजिनरी लाइन passing through the point of incidence and is perpendicular to the surface of the mirror. नॉर्मल की ये डेफिनेशन है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द जी मिस्बा, थैंक यू। असल में देखिए सिंस 20 years दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद एवरीथिंग। तो जाहिर है मैं, बच्चे तो छोटे होते हैं ना, उनको तो इतनी अकल नहीं होती, उस हिसाब से मुझे तो अपने तरीके से चलना है, जिसका माशाल्लाह रिजल्ट्स भी माजी में आते रहे, तो कुछ वजह ही थी। तो ये करें जरा आप लोग। जी नबिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाबिर, आपका भी शुक्रिया। अब जरा बच्चों देखो, नॉर्मल इसको कहते हैं। तो गौर करो बच्चों, अब ये जो दूसरी लाइट है, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। वैसे ही मैं कह रहा था कि जरा चीजों को देख के चलना चाहिए। अच्छा जी, अब बच्चों देखिए, तो ये इंसिडेंट रे है,
और ये बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो लाइन है दिस इज द नॉर्मल। अभी याद रखेंगे तो ये हो जाएगा आपसे। अच्छा अब मुझे बताओ, ये लाइट रे मिरर की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट? ये रिफ्लेक्ट होगी ना। तो देखिए लाइट रे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और वापस बाउंस बैक कर गई, तो इसका एरो अवे नहीं लगाऊंगा। तो ये जो लाइट रे अवे चली गई, इसको कौन सी रे कहते हैं? इसे रिफ्लेक्टेड, वी कॉल दिस द रिफ्लेक्टेड रे। अभी देखना आप काशिफ, ये चैप्टर आपको बच्चों वाला चैप्टर लगेगा, निहायत आसान। ये पूरा सेक्शन वेव्स इवन इजियर, ये ऐसे चैप्टर हैं इधर ही बैठे बैठे याद कर लो, समझ आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला इतना भी नहीं है। तो देखिए जी, इंसिडेंट रे यूं जा रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और टक्कर मार के ये रे वापस जा रही है, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, ये जो लाइन इमेजिनरी आ रही है दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बच्चों अभी ये जो अगस्त के 4-5 दिन रह गए ना, सुने, मंडे तक आप सब टॉपिकल वॉपिकल रोक के नोट्स करो, जस्ट डू द नोट्स। ईयरलीज छोड़ के जस्ट डू द नोट्स। 1 सितंबर से इंशाल्लाह सॉलिड सितंबर का महीना है आपके पास, ईयरलीज हम शुरू कर देंगे। मैं इंशाल्लाह फर्स्ट वीक, ये अगले इस सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे संडे तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर आपके साथ 2019 अक्टूबर नवंबर की एमसीक्यू थ्योरी एटीपी, मैथ्स P1 P2, रोज एक मैथ्स का पर्चा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर सितंबर एंड तक जाके फिर हम उस पर्चे की तरफ ज्यादा फोकस रखेंगे जो स्केड्यूल में पहले आ रहा है। ठीक है, तो आपका इंशाल्लाह 4-5 साल करने से हाथ बैठ जाएगा। जी यूट्यूब के लेक्चर्स 4 दिन में हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अभी तक नहीं किए, वैसे होने चाहिए अब तो। जी जी, अब टॉपिकल्स का देखिए, अभी जो चैप्टर आगे कर रहे हो ना, सेट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शन, सिमेट्री, सीक्वेंस, वो टॉपिकल उनकी इतनी लंबी है भी नहीं, ना जरूरत है, डायरेक्ट उसके ऊपर ही हम करेंगे। जी जी, तला उन्हीं को हम कहें, वो उन्हीं को इंशाल्लाह करेंगे, बेफिक्र हो। जी मुस्तफा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो ना, अब आपका जो फिजिक्स में ना, सुनो बच्चों, मैं फिर ऑनेस्टली कह रहा हूँ, फिजिक्स में आपका 90% पर्चा सेक्शन ए और सेक्शन ई से आता है। गिन लो नंबर कभी, 90%। 10% है ऑप्टिक्स, वेव्स और थर्मल से, और ये इतने इजी भी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैन आपने ईयरलीज अभी तक नहीं लिए यार, जाके एकेडमी से ले लो, या फिर कहीं और से अगर अरेंज हो सकता है तो कर लो। ट्यूसडे से बच्चों 1 सितंबर से आपने उन्हीं क्वेश्चन ईयरलीज के ऊपर ही सॉल्व करना शुरू करना है। अक्टूबर नवंबर 2019 का पहले टाइमर लगा के सुबह के वही जो फजर का 8 से 7 से 10 वाला टाइम प्रैक्टिस रिटर्न उसमें करनी है। नोट्स वोट्स अभी फिलहाल कर लो। एकेडमी में होते हैं उधर 5 से 8 बैठे होते हैं हमारे मेंबर्स। अहमद नहीं, ऑफ नहीं होगा, 9-10 की क्लास में लूंगा, लेकिन जो बच्चे आप में से अटेंड ना कर पाए ना, जैसे जो मजलिस पे या जुलूस पे जाते हैं, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी रख लूंगा, वो फिर आप उसको बाद में व्यू कर लेना। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे है ना, तो वो जरा इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी, अगर पेपर्स के दरमियान ईयरलीज का डिस्कशन बार बार हो, ईयरलीज का मतलब क्या होता है कि कोर्स तो हुआ हुआ है, उसको एक पर्चे का मतलब फुल कोर्स रिविजन है। तो वो तो अक्टूबर के दरमियान भी, इसीलिए तो कह रहा हूँ ईयरलीज के लिए समझो हमारे पास 2 महीने, सितंबर का और फिर आगे वो अक्टूबर के दरमियान भी मैं पेपर्स में 4-5 दिन के गैप्स हैं, तो उनके दरमियान भी मैं इंशाल्लाह दोबारा से वो डिस्कशंस करूंगा। जी ऑनलाइन ही होगी रही, हो गया जी। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन जरा बच्चों लिखिए अब। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन, रिफ्लेक्टेड रे हम किसको कहेंगे? इट इज द लाइट रे, जरा बताना, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहूं? इट इज द लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर? जी, अवे फ्रॉम द मिरर। तो आप लोग लिखिए, इट इज द ray which is directed
which is directed away from the mirror. So it is the light ray which is directed away from the mirror. So light ray which is directed away from the mirror is called the reflected ray. ठीक है जी. अब जरा मुझे एक बात बताइए, ये डेफिनेशन लिख ली? जी जी, मैं हादिया इस पे आऊंगा कि इमेज क्यों बनता है, कैसे बनता है. We'll get that. हो गया जी. अब आओ बच्चों नेक्स्ट. दो अल्फाज इसमें और हैं, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स अब थ्रू आउट यूज करने हैं, इसलिए बता रहा हूं भाई. ये कोर्स कैसे ही आपसे डेफिनेशन मांगता है. अब जरा बच्चों गौर करो, इधर ध्यान दीजिए सब लोग. देखो यार, इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या कहेंगे? जवाब दो जरा. इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है, इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नाम है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होगी? कि इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. इनके बीच बनने वाला एंगल. तो आप इसे लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखिए कि इट इज द लाइट रे, सॉरी, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखें, इट इज द एंगल फॉर्म्ड, it is the angle formed between incident ray and the normal. It is the angle formed between the incident ray and the normal. Angle of incidence ये है. It is the angle formed between the incident ray and the normal. अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट. देखो यार, अब ये क्या होगा? नॉर्मल के दरमियान और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, जिसको मैं ग्रीन सा शेड कर रहा हूं, दिस एंगल which is forming, ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसे हम एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? चलो मैं यही लिख देता हूं, आप लोग आगे उसके कंटिन्यूएशन में लिख देना. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कि इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. लिखिए, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. So angle formed between the reflected ray and the normal. देखो डेफिनेशन समझ के भी याद हो सकती है. तो it is the angle formed between the
क्यों जी? यहां तक क्लियर है बच्चों? यार देखिए, इसमें बस आपने ना बच्चों एक सिंपल सी लेबलिंग याद रखनी है कि जो लाइट रे टुवर्ड्स द मिरर आए, एरो से पता चलेगा वो इंसिडेंट रे है। ये बड़ी जरूरी बात है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर को हिट करे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जो लाइट रे टकरा के मिरर से वापस चली जाए उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जो इमेजिनरी लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से गुजरे और मिरर के साथ 90 का एंगल बनाए, गौर करो, देखो ये नॉर्मल जो है मिरर के साथ, मिरर की सरफेस के साथ देखो ये पूरा नॉर्मल 90 का एंगल बना रहा है। तो दिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। फिर ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बने, इसे हम क्या कहते हैं? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो रे इस तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बने उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है जी एवरीबॉडी? जरा आप सुनो बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट से आपका डायरेक्ट अब मैं पास पेपर सवालों पे आ जाऊंगा। लिख लिए ये? तो ये तो हो गई टर्म्स एंड डेफिनेशंस। एक हेडिंग डालो बच्चों जिसे कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कल इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर खत्म होगा, साथ ही मैं चैप्टर 2 इसका स्टार्ट कर दूंगा। ये इतने ब्रीफ ब्रीफ चैप्टर्स हैं, ठीक है जी? जरा एक मिनट सुनो, ध्यान दो, इधर देखें बच्चों। तो अब जरा गौर से सुनो, अगला टॉपिक है फैन। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? इसको यार स्क्रीनशॉट कर दो ना यार, टाइम बच जाएगा मेरा थोड़ा। ये पेज कह रहे हो? कौन सा शैन? ये वाला पेज? चलिए अब देखें बच्चों नेक्स्ट कि एक चीज है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? एक चीज है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ जो है ना जी, दो हैं। पहला लॉ क्या है कि हमेशा रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो रोज हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, जरा देखिएगा, इधर देखो। पहला लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का पहला कानून ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना ऐसे छोटा सा आई लिख के ऊपर वो एंगल का सिंबल डालते हैं। आज से शॉर्टकट में यूं लिखना है, कर लो इसको उधर डायग्राम पे। आई छोटा डाल के ऊपर वो जो हट सा नहीं बनाते एंगल का, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल है छोटा आर लिख के ऐसे हट का सिंबल बनाते। ठीक है जी? अच्छा बच्चों, अब एक मिनट, अहमद, ये जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, इसे दिमाग से निकाल दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, इर्रेगुलर में भी ऐसा ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल आई विद हट सिंबल एंगल वाला, और ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। याद रखना बच्चों, कभी भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन में चेक कर लेना, अभी हम करेंगे भी, उसमें ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। तो याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो गौर से देखना, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आप यूं कह लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एक सिंपल सा लॉ है, ठीक है जी। निम्रा क्लियर है? आप जरा वीडियो ऑन ऑफ करके देख। लॉ नंबर 2 का क्वेश्चनों में कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए। लॉ नंबर 2 बच्चों पता है क्या कहता है? सुनना, वो कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। समझ रहे हो? एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब है? यानी ये जिस देखो, अगर ये इंसिडेंट रे अलोंग द सरफेस है पेज के, तो नॉर्मल भी अलोंग द पेज सरफेस होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी अलोंग द सरफेस ऑफ द पेज होगा, यानी ये एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन में। तो आपका लॉ नंबर 2 कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल lie in the same plane. जी, मैं पहला लॉ तो आसान है ना, ये तो समझ आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही होता है। मैं आपको इस सेकंड लॉ का मतलब समझाता हूं बच्चों, इधर देखिए। सेकंड लॉ का मतलब ये कि देखो, अगर ये मार्कर, ये ब्लैक वाला इंसिडेंट रे है और ये ब्लू वाला रिफ्लेक्टेड रे है और ये ग्रीन वाला नॉर्मल है, तो जरा गौर से देखो, क्या ये तीनों मार्कर्स एक ही प्लेन में नहीं लाई कर रहे? ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि देखो इंसिडेंट रे यूं है अलोंग द पेज और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही हो आउट ऑफ द पेज और नॉर्मल इधर कहीं हो, ऐसे नहीं है। यानी ये तीनों ऐसे सेम प्लेन में लाई कर, सी ऑल ऑफ देम आर स्टिकिंग टू द पेज, एक ही, बिल्कुल। अब समझ आया ना भैया? तो ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे अलोंग द पेज सरफेस हो और ये हवा में हो और वो अलोंग द पेज हो, ऐसा नहीं। इसे कहते हैं ये सेम प्लेन में। पर एक बात है याद रखनी, ठीक है, असल में लॉ नंबर 1 आपने याद रखना है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। बच्चों यहां तक क्लैरिटी है सबको? अच्छा, आप लोग एक काम करो, 5 मिनट नमाज की ब्रेक लो, फिजिक्स वाले भी जाएंगे नहीं। 5:43 हो रहे हैं, 5:50 पे मैं वापस आऊंगा। 4 फर्ज हैं जी नमाज के, पढ़ लिया करें। मैं इधर से कंटिन्यू करूंगा जरा 6:15 तक, बिकॉज फिर मैं केमिस्ट्री पे आ जाऊंगा। 5:50 पे आई विल बी बैक, प्लीज जाइए नमाज पढ़ के वापस आ जाए। लॉजिक गेट्स जी सिर्फ आईजीसीएसई वालों का फिजिक्स में, मैं एंड पे ईयरलीज के दौरान 10-15 मिनट का काम है, करा दूंगा, बहुत इजी। 3 ही बस बेसिक गेट्स हैं, एंड, नॉट और नॉर। बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 ही है। जीसीई में लॉजिक गेट्स नहीं है जी, जीसीई फिजिक्स में नहीं है, आईजीसीएसई फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है, मैं एंड पे करा लूं। जी जी जी, वो कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में तो सबके हैं ना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे फिजिक्स की बात पूछ रहे थे तो मैं उसको बता रहा हूँ। जी, एक एंड होगा, एक और गेट है, एक नॉट गेट है, फिर उसमें नैंड और नॉर गेट पढ़ेंगे। जी जी, सेम। अब पिछले सालों में जीसीआईजी का सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, अब पर्चों में वो सिस्टम नहीं रहा। वो असल में आईजीसीएसई लोग आसानी के चक्कर में चूज करते हैं ना, तो अब दोनों एक ही जैसे 19-20 का फर्क है। चलिए इसको लिख लें, 5 मिनट नमाज की ब्रेक लो बच्चों, फिर वापस आते हैं।
जी बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? आ गए वापस? जी वालेकुम सलाम जी। जी जी। तो बच्चों, दो लॉस थे। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब्दुल्ला, आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा, दूसरा लॉ जो कोई बच्चा कह रहा था सर इसको जरा रिपीट करें। जी, किस बारे में कंफ्यूज है जी, आप बताइए। दूसरा लॉ बच्चों ये था, यार वैसे ये लॉ ना इतना किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसमें ये समझना है। देखो, ये दूसरे लॉ का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है ना, ये सपोज ये मिरर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। मुझे एक बात बताओ, ये तीनों अलोंग द पेज बने हुए हैं या एक हवा में है और एक अलोंग द पेज है? तीनों पेज पे है ना, तो इसे सेम प्लेन कहते हैं। यानी ये पेज, ये भी अलोंग द पेज है, रिफ्लेक्टेड रे भी अलोंग द पेज है और नॉर्मल भी अलोंग द पेज है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे अलोंग द पेज हो, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हवा में आए और नॉर्मल जो है वो इस तरफ हवा में जा रहा हो। यानी ये तीनों अलोंग द पेज ड्राइंग बनी हुई है। अगर रियल लाइफ में देखो तो देखो, ये अगर मार्कर आपका इंसिडेंट रे है, ये वाला ये ब्लू मार्कर आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये नॉर्मल इनमें ऐसे खड़ा होगा दरमियान में, ठीक है। ये एक ही प्लेन में, देखो एक ही प्लेन में, समझ रहे हो? यानी सी दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। ये एक ही सरफेस पे ऐसे चिपक सकते हैं, समझ रहे हो? ये मतलब है। अब्दुल्ला, एंगल ऑफ रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं होता यार। जी जी, एक्स वाई जी एक्सिस को प्लेन्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला, एंगल ऑफ रेजिस्टेंस नामी कोई चीज नहीं है यार, मैं बस ये कह रहा हूँ। तो लॉ नंबर 1 और 2 ये था जी। अब बच्चों एक सिंपल सा सुनना, मैं आपको पहले ना जरा ये चीज सिखा दूं, उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉस को और वो सारा कुछ साबित करने के लिए। खैर, एक मैं आऊंगा इस बात पे। आप लोग पहले जरा एक चीज लिखिए, सुनना। जी जी, वही 4 पिन वाला। नहीं यार अब्दुल्ला, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा था भाई, रेजिस्टेंस तो बोले ही नहीं। हेडिंग डालिए बच्चों जरा कि हाउ डू यू रफ स्केच। हेडिंग डालो रफ स्केचिंग। अब ये मैं आपको ना क्वेश्चन के लिए तैयार करूँ, रफ स्केचिंग ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। जरा हेडिंग डालिए, रफ स्केचिंग ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नहीं, पिन होल वाला एक्सपेरिमेंट हाफी करने की जरूरत नहीं है, वो अब नहीं है। चलो ये बताऊंगा, पहले जरा इसको आओ। जी जी, अभी शुरू किया, ये अगली टॉपिक है। जरा सबसे पहले एक वैसे केस वन की पिक्चर बनाते हैं। बस बच्चों, अब एक रफ देखो, हेडिंग है रफ स्केचिंग, तो कुछ मेजरमेंट्स नहीं करनी, रफ अंदाजा है।
मैं आपको जरा प्रॉपर ड्राइंग से पहले एक रफ अंदाजा करा रहा हूं। फर्ज कीजिए ये मिरर है, ठीक है, दिस इज द मिरर। अब मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि जी ऐसे ये रे कौन सी कहलाती है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। आपने दो काम करने हैं हर केस जो मैं भी कहूं उसमें। आपने पहले नंबर पे यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल, रफ नॉर्मल बनाना है। कोई प्रॉपर ड्राइंग नहीं करनी बच्चों, ये माइंड रखो, रफ स्केचिंग है, प्रॉपर ड्राइंग इसके बाद पे आऊंगा। तो ड्रॉ द नॉर्मल, फिर ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों काम रफली करें, यूज रूलर से ही करें। तो ड्रॉ द नॉर्मल ये भी रफली बनाना है अंदाजन, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी रफली बनानी है, ठीक है। बस अपनी मर्जी का एक इंक्लिनेशन, हाँ बनाओ रूलर से भी। मोहम्मद अली यही वाला काम शुरू हुआ है नमाज ब्रेक के बाद। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव स्टार्टेड, रफ स्केचिंग ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ये जस्ट टू आइडिया देने के लिए। जरा आप करो, इसमें कैसे करेंगे देखो। रफली यूं करेंगे कि आप ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मार्क करो और रफली देखो कि नॉर्मल क्या कुछ ऐसे ही नहीं बनेगा। देखिए ये सरफेस और इसके बीच प्लस का साइन बनना चाहिए। याद है परपेंडिकुलर बनाना रफ का क्या तरीका होता है कि ये मिरर की सरफेस और इस नॉर्मल के दरमियान एक ऐसा प्लस का साइन नहीं होता, जैसे समझ आई बच्चों। परपेंडिकुलर के लिए प्लस का साइन सा बनाना है ना, सरफेस ऑफ द मिरर और नॉर्मल। ऐसा सोचो कि उनमें ऐसा एक प्लस का साइन सा बने कि नहीं। तो ये एंगल 90 डिग्रीज और ये एंगल भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। रफली ऐसे बनाना होता है मेजरमेंट्स के बगैर। अभी डीवी सब यूज करना आता है, देखो अगला काम पहले से ही किया हुआ है। सेकंड लॉ को यार गोली मारो, सेकंड लॉ सिर्फ लफ्ज है बस, उसका कोई फायदा नहीं ड्राइंग में। दोबारा कराऊंगा एंड पे जाके फिर। लॉ नंबर 1 काम का, ठीक है महत। नहीं मोहम्मद अली, वी आर स्टार्टेड विद दिस अभी। तो बच्चों समझ आया कि रफ नॉर्मल कैसे बनाना है। आपने यूं सोचना है कि यार मिरर की सरफेस और उस नॉर्मल में एक प्लस का साइन बनना चाहिए। देखो ना मिरर की सरफेस, ये मिरर की सरफेस है और ऐसे एक प्लस का साइन यूं बनाना। परपेंडिकुलर का रफ स्केचिंग यही है ना, क्या ख्याल है जी। ये डॉटेड होगी बिकॉज इमेजिनरी लाइन है ये। देखो इंसिडेंट रे तो लाइट की एक रे है जो एग्जिस्ट कर रही है, बट नॉर्मल एक इमेजिनरी हम अज्यूम करते हैं क्योंकि इसके साथ एंगल ना आता है। जी मिरर से नीचे ले जाओ बेशक, थोड़ा सा नीचे ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता जी। रफ है तो शायन हो सकता है। अब ये इंसिडेंट रे है और ये टकरा के जाएगा। अब जरा एक देखो, गौर से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अंदाजन बराबर रखना है, कोई मेजरमेंट नहीं करनी। देखो हेडिंग क्या है, रफ स्केचिंग। इस लफ्ज पे गौर करो। तो आपने सोचा यार ये तकरीबन इतना एंगल बनता है, तो इतना ही एंगल इस तरफ भी बना के ये लाइन रे। तो ये कौन सी रे है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। मैं ये क्यों करा रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। बच्चों ये क्लियर हुआ, एक रफ सी यार, बिल्कुल एक आइडिया के लिए। प्रॉपर ड्राइंग पे आएंगे। असल में मैं आपको ये जरा शीशे के रुख मुख्तलिफ मुख्तलिफ रख के दे रहा हूं यार। ये इतनी आसान बात है ना कि हमने क्या करना है। ये मिरर थी, ये इंसिडेंट रे है। मैं कह रहा हूं एक रफ सा नॉर्मल और एक रफ सी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। तो आपने नॉर्मल के लिए तो क्या किया, सरफेस ऑफ द मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन डॉटेड बना दी, नॉर्मल हो गई। फिर आपने रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या करना है, सोचना है कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना हो, ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। रफली को मेजरमेंट नहीं करनी भाई। आप हेडिंग पढ़ रहे हो बच्चों, रफ स्केचिंग जी लेबल करना जरूरी है। तो फिर जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, उतना ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल होगा। और ये लाइट रे ऐसे करके जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों जी, यहां तक क्लैरिटी है सबको? अब जरा एक मिनट सुनो इधर। ये हमारे पास बच्चों मिरर है। अब मिरर ना ऐसे बनाओ, सपोज अब शीशे की सरफेस ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखी है। ये शीशे की सरफेस देखो अंदर वाली साइड, ये उसका साइड ब्लेड है। ड्राइंग में मैं समझ रहा हूं नहीं, उसका साइड ब्लेड बना रहा हूं। तो मिरर के इस तरफ रियल दुनिया है और जिधर वो शेडिंग हुई है इसका मतलब मिरर की अंदर की दुनिया है। अब मुझे बताओ कि अगर एक अंदाजन इंक्लिनेशन पे ऐसे इंसिडेंट रे बना के दोबारा यही दो काम करो, मुझे इस पिक्चर के लिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको भी समझ आ जाएगा, बट बच्चों रफली बनाना है, कोई डी इस्तेमाल नहीं करनी, रफ अंदाजन। बच्चों अभी एग्जाम में क्या करना है मैं उस पर आने लगा हूं, ये उससे पहले की एक प्रैक्टिस है। छोड़ें, आपको सवाल जब आते हैं ना बंदे को पता चल जाता है क्या करना है। अभी हमने सिर्फ देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, तो ये मेरा काम है आपको उस हिसाब से तैयार करना, आप सिर्फ देखते जाओ। ये रफ स्केचिंग एक वजह से कर रहे हैं, एग्जाम में तो प्रॉपर ड्राइंग है, पहले ये सीखो फिर प्रॉपर ड्राइंग पे आऊंगा ना। क्यों बच्चों, जरा आप देखो शक्ल इसकी मिला के देख लो। मुझे एक बात बताइए, चलो मैं आपसे क्विकली पूछता हूं, क्या नॉर्मल ऐसे ऑप्शन ए की शक्ल का बनेगा या ऐसे ऑप्शन बी की शक्ल का? बताना कैसा नॉर्मल बनेगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो ये, अच्छा सुनो, अब ये आपको क्यों पता है? बिकॉज हमने शुरू में बेसिक्स में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना सीखे थे ना, ये आप इसलिए पता लग रहा है। तो गौर करो, ये इंसिडेंट रे है, उसको लेबल भी करो। जो रे टुवर्ड्स द मिरर आए, एरो देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, मिरर की सरफेस को यूं पहले हाईलाइट करो और उसके साथ नॉर्मल बेसिकली एक प्लस का साइन नहीं बना रहा होता? क्यों जी, ये आसान तरीका नहीं है वैसे, मिरर की सरफेस के साथ एक प्लस का साइन बनाना है। तो ये बनेगा हमारा नॉर्मल। तो रफली नॉर्मल बनाना आप समझ में आया? ये कौन है? दिस वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बने वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा, अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो रिफ्लेक्टेड रे भी देखो, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी इतना ही एंगल जितना ये ओपनिंग है उतनी ये भी होगी ना। तो आप रफली यहां से हाथ से बेशक बना लो, रूलर से ना बनाओ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये एरो पे मार्क करके, बच्चों ये एरो लाइट रे पे एरो मार्क नहीं करोगे, एक नंबर स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। असल में आपको आइडिया देना था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्यों जी, यहां तक क्लैरिटी है सबको? जी जी, लेबल करना भी मस्ट है, एरोज मार्क करना, लेबलिंग, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हर चीज। तो आसान लगा? ये प्रॉपर ड्राइंग से पहले ना एक आइडिया के लिए स्केचिंग करते हैं, अब असल सवाल तो इसके बाद आ जाएगा। क्यों जी, समझ में आया? जरा केस 3 देखो बच्चों, मैं सिर्फ आपको ना तस्वीरें बना के
थोड़ी सी शक्लें इसकी दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। जरा देखिए केस 3 में, अब अगर मिरर ऐसी हो, समझ रहे हो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, अब एक फर्स्ट टू थर्ड की शीशा और एक सेकंड टू फोर्थ रखूं, ये मिरर है। तो ये मिरर का वो साइड ब्लेड है, शेडिंग जिधर हुई है ना वो मिरर के अंदर की दुनिया है, और ये ऊपर ऐसे होगा। तो अब जरा गौर कीजिए कि मैं अगर अब ये देखो, ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। लॉ नंबर 3 तो कुछ है ही नहीं, रही लॉ नंबर 3 नहीं। नहीं अहमद, मैं बड़ी माजरत करता हूँ आपसे यार, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं हर साल सेशन में छुट्टी देता हूँ इस मौके पे। इनफैक्ट 3 मुहर्रम की हॉलीडेज होती हैं, बट मैं आपसे दिल की गहराइयों से माजरत कर सकता हूँ, इस पे थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं चाह रहा हूँ जरा चीजें ना फिर ऐसे डिले ना हो, क्योंकि आप जो चंद बच्चे हैं उसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। बट आई ट्रूली रिस्पेक्ट यार, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल इस सेंस में ना लो। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग का सिलसिला कर दूंगा। होता है ना कई दफा बंदा किसी काम में फंसा हो, किसी इसमें, तो एक जेन्युइन इशू है, इसलिए भी मैं रिकॉर्डिंग का कह रहा हूँ। तो आई डेफिनेटली डू इट एंड देन आई विल सेंड इट टू यू समहाउ। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट स्पेयर सम 3-4 hours आफ्टर योर जो भी मामलात से आप फारिग हो जाए, तो फिर आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आई हैव utmost रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बस थोड़ी सी मजबूरी है, तो देखिए मजबूरी में तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप सुअर भी जान बचाने के लिए खा सकते हैं, तो ये बस थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं कि चलो मेजोरिटी का एक हल हो जाए, तो बाकी थोड़ा सा मैनेज तो आप माशाल्लाह काबिल बच्चे हैं सारे, तो कर लेंगे। तो ऐसा ना सोचिएगा बिल्कुल भी। अच्छा जी, अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट केस 3 पे। देखिए अब ये इंसिडेंट रही है, और नहीं बच्चों, जो लोग मुहर्रम के उसमें नहीं जा रहे हो ना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मिस मत करना, ये सिर्फ जो मिस करेंगे उन्हीं को, वो चले रिकॉर्डिंग आप देखना चाहो मर्जी है, लेकिन हम हर बार ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार अच्छा चलो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैं वैसे भी फिर बाद में देख लूंगा, व्हाई, मतलब आई डोंट गेट दिस। उन बेचारों की तो मजबूरी है ना, उनको सबके साथ जाना पड़ता है, जो भी मजलिस का मामला है और वो सारा कुछ तो उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो क्यों ऐसे सोचते हैं कि जी अच्छा चलो यार अब तो मसला ही हल हो गया, अब सैटरडे को नींदे मारो बाद में देख लेंगे। बाद में वो फ्लो नहीं होगा, जिसका मजबूरी थी ना उसका फ्लो इसलिए होता है कि उसको पता होता है यार मेरा मिस हुआ, मैंने कवर करना है। तो काइंडली बाकियों से गुजारिश है कि पहुंच जाइएगा। देखो अब ऑनलाइन क्लास में ये एक चीज है जो मैं इसलिए भी आप लोग से देखिए जरा पोलाइट रहता हूँ, ड्यूरिंग सेशन भी रहता था कि कुछ चीजें ना हम रिजिडनेस में चले जाएंगे तो फिर वो फायदा नहीं है। जी वहां सही कह रहे हो। अच्छा जी, अब आओ बच्चों नेक्स्ट। अब ये इंसिडेंट रे, जरा मुझे बताइए अगर ये इंसिडेंट रे हो, चले, तो अब इससे जरा रफली मुझे जल्दी से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बना के दिखाएं जल्दी प्लीज। जी महात सही कह रहे हो, बाद में लेक्चर्स नहीं देखे जाते सिवाय उसके जिस बेचारे की मजबूरी है कोई। तो बच्चों गौर करो, देखिए अब ये इंसिडेंट रे है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब आपको याद है, देखो मिरर की सरफेस, ये मिरर की सरफेस है, इसके साथ में एक प्लस का साइन बना है, एक परफेक्ट प्लस का साइन, ऐसा ही नहीं बनेगा। तो बच्चों आपको समझ आया कि रफली
सरफेस ऑफ द मिरर के साथ नॉर्मल ऐसा प्लस का साइन सा बनता है। ये प्लस वाली साइन की बात याद रखना। तो दिस इज द नॉर्मल। अब ये एंगल ऑफ कौन है? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। नॉर्मल के साथ, यार ये वाला एंगल ना ले लेना कहीं। मिरर और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाले एंगल को कुछ नहीं कहते। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जी करेंगे अफान, बस थोड़ा रुको और रफ स्केच सुनो। अब मुझे बताइए बच्चों कि ये अगर इंसिडेंट रे है तो अब रिफ्लेक्टेड रे को क्या करूं? देखिए, तो आपने देखा ये सरफेस ऑफ द मिरर है, उसके साथ नॉर्मल एक प्लस का साइन परफेक्ट बनाता है ताकि ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने हो? 90 डिग्रीज। ठीक है जी, जी कर सकते हैं आप, एक्सटेंड बेशक कर लें या उधर रोक लें, मर्जी है, बट एक्सटेंड कर लो। अच्छा, अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखो अब ये जितना एंगल है, सुनो बच्चों, ये जितना एंगल है उतना ही रफली ये भी होगा। तो फिर आप यहां से ये रे बना ले। सी रफली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो जितना इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है उतना ही रिफ्लेक्टेड रफली बना के इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे टकरा के वापस जा रही है। तो इसे कौन सी रे कहेंगे? इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। बच्चों सही बताओ ऑनेस्टली, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा ही है, मैं इसीलिए ये करा रहा हूं। तो ये आपको ना, आप देखना प्रॉपर ड्राइंग में ये आइडिया बड़ा हेल्प करेगा। केस 4 पे आओ जरा, कि अब अगर ऐसी मिरर दे दूं, यानी मिरर को मैं अब अगर इस तरह स्लांटिंग रख लूं, ये मिरर है, ठीक है जी, और यहां से ये इंसिडेंट रे आ रही है। जरा जल्दी से रफ नॉर्मल और इसका इंसिडेंट रे बनाओ। अब देखो ना, बिल्कुल सही है। आई एम रियली हैप्पी यार, आप लोग जब ऐसी कोई बात करते हो, मतलब देखिए कोई मैं क्रिटिसिज्म पे माइंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जो आप लोग जब करते हो ना कि सर बेसिक आपने करा के बहुत इजी कर दिया काम, तो बड़ी खुशी होती है कि यार बंदे को मेरी सेंस या मेरी बात समझ में आ रही है कि बेस करना जरूरी है। अभी देखना इंशाल्लाह अगला अगला एफएक्यू है हमारा, तो अब तक जो सीखा वो समझना जरूरी था, अब एफएक्यू हम कर पाएंगे। तो अच्छा है, चलें अगर आपको अच्छा आसान लग रहा है। ये सेक्शन है श्योर में। अब देखना इस सेक्शन के बाद आपको मेरी बातों पे यकीन आएगा कि मैं जब कहता हूं एक चीज आसान है तो वो आसान है। फिजिक्स में ना बस सेक्शन ए और ई काम की चीज है सीखने वाली, ये तो शुगल लग रहा है। जी शाबिर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आप इंशाल्लाह मैं ये यकीन आपका कायम रखूंगा, बस मेहनत करनी है, इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा, जरूर आगे ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा जी, तो बच्चों गौर कीजिए, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। देखो ये सरफेस ऑफ द मिरर है ना, उसके साथ एक प्लस का साइन बनाना, ये होगा नॉर्मल। तो सरफेस ऑफ द मिरर के साथ एक प्लस का साइन, इसे कहेंगे हम नॉर्मल। ठीक है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। जी है ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये नॉर्मल हो गया बच्चों, और अब देखिए इसे हम क्या मानेंगे? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे। गौर कीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब गौर से देखो, जितना ये है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितनी ये देखो एक इस तरह का कर्व बन रहा है, उतना ही मैं इसको भी रफली बना के आर ओ वही दिखाऊंगा। ठीक है, आवाज आ रही है? इसे मैं कहूंगा ये रिफ्लेक्टेड रे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड बच्चों? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे।
तो आपने देखा एक मिरर हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, फिर एक फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मिरर टिल्ट हो रही है, एक सेकंड टू फोर्थ में टिल्ट हो रही है, तो हर केस में नॉर्मल बनाना और रिफ्लेक्टेड रे बनाना समझ में आया? जी जी बिल्कुल महद, आप पेपर को जिधर मर्जी रोटेट करो। देखो अब आप पेपर को